नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपको पता है कि अभी राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और इस वक्त वो श्रीनगर में मौजूद है और श्रीनगर से बड़ी खबर ये है कि तमाम तरह के कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ना हो पाए, लेकिन बड़ी खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मिलने उनके घर गए थे और अब ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने जा रही हैं और उसके साथ साथ सीपीआई भी उनके इस अलायंस में शामिल है। पीडीपी इसमें होगी नहीं होगी, अभी इसको लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं कही गई है, तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद हालांकि ये लग रही है कि शायद पीडीपी इस अलायंस का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई और कांग्रेस का अलायंस हो गया है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे श्रीनगर जब पहुंचे तो आपको पता है कि लगातार वो वहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वाजवान का उन्होंने मजा लिया है, आइसक्रीम का मजा लिया है। जो क्रेज राहुल गांधी का वहां पर देखने के लिए मिल रहा है, शायद ही किसी नेता का हाल में देखने के लिए मिला हो। भले ही नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी पूरे देश में 370 के नाम पर वोट मांगे, लेकिन उनकी ये हिम्मत कश्मीर में नहीं है कि कश्मीर में जाकर वो अपना एक कैंडिडेट भी खड़ा कर दे। आपने लोकसभा में देखा ही, अब विधानसभा में वो क्या करेंगे या आने वाले वक्त में तस्वीर साफ हो जाएगी। कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ, जम्मू की नहीं। और 370 के नाम पर क्या वो वोट मांगेंगे? वहां पर सवाल ये है, क्या उन्होंने एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, इसको लेकर वो वोट मांगेंगे? कैसे एक पूरे स्टेट को उन्होंने कैद कर कर उनके ऊपर कितनी सारे चीजें लाद दी गई, क्या इसको लेकर वो वोट मांगेंगे? सवाल ये बहुत बड़े हैं। और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महत्वपूर्ण बात कह दी। वो जब कार्यकर्ताओं को आज संबोधित कर रहे थे तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हाल ही में एक सर्वे कराया गया है, उनके पास वो सर्वे है जहां ये सर्वे बताता है कि कांग्रेस श्रीनगर में, कांग्रेस कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, सबसे ज्यादा पसंदीदा पार्टी बन रही है और उसके साथ साथ राहुल गांधी सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता बन गए हैं वहां पर और नेता के तौर पर वहां पर उभर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का ये पहला दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है। सुनिए आप मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे आशा है कम से कम हम लोग 40-45 सीट तो जीतने का, हमको जीतने का एक सर्वे मिला है और वो सर्वे ये कहता है सबसे ज्यादा अगर किस पार्टी के तरफ रुझान है तो वो कांग्रेस के तरफ रुझान है। और ये भी हमको मिला कि कौन पॉपुलर लीडर इस जम्मू एंड कश्मीर में है, वो राहुल गांधी जी है। ये आप लोगों ने बताया। तो अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि ये सर्वे सामने आया है जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है और राहुल गांधी सबसे पॉपुलर नेता के तौर पर उभरे हैं और ये बात वो जम्मू कश्मीर के हवाले से कह रहे थे। और आप ये सोचिए कि जम्मू कश्मीर में 10 साल से विधानसभा चुनाव नहीं हुए, 10 साल में ये पहला चुनाव होने जा रहा है। 370 के हटने के बाद लोकसभा चुनाव हुए हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, लेकिन विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। अब ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें, खास तौर पर जिस तरह से वो तीसरी बार चुनकर आए हैं, कैसे वो 400 पार की बात कर रहे थे और 240 पर उनकी पार्टी सिमट गई, उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, क्या कटाक्ष किया है, किस तरह से आड़े हाथों नरेंद्र मोदी को लिया है, वो भी आप सुनिए। और चुप्पी बोलते रहता, मेरी 56 इंच की छाती है, वो है, फलाना है।
और 400 पार की आंकड़े लेके आया था, 200 पे सिमट गया। हाँ? और उस व्यक्ति की घमंड टूट गई। और आज पहले तो ऐसा वैसा ऊपर ही देखता था, नीचे नहीं देखता था। अब देखिए आप ऐसा ऐसा करते रहते। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, घमंड नहीं करना। घमंड तोड़ने वाले, डेमोक्रेसी में घमंड को तोड़ने वाले जनता है। तुम कितना भी करो। तो डेमोक्रेसी में घमंड को तोड़ने वाली जनता है, किसी को इतना घमंड नहीं करना चाहिए। 56 इंच की छाती कैसे सिकुड़ गई है, इसकी बात उन्होंने कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। राहुल गांधी ने भी कुछ इस तरह की बातें कही हैं, महत्वपूर्ण बातें कही, और उसके साथ साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी, उनकी सियासत और उनको लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर में, श्रीनगर में। सुनिए आप। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। तो उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है, ये कहना है राहुल गांधी का। कैसे आते थे सीना चौड़ाकर, अब कैसे सीना झुकाकर आते हैं, और ये लोगों की वजह से मुमकिन हो पाया है। हमने किसी तरह की कोई हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया। राहुल गांधी ने जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह की राजनीति करने का कश्मीर में जाकर, खासतौर पर जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का तो काम उन्होंने किया ही, लेकिन कश्मीर की धरती से कश्मीरियों को एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने मैसेज दिया, और वो पैगाम था मोहब्बत का। इससे पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गए थे कश्मीर में, आपको पता है, और वहां पर उन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया था। लोगों को लग रहा था कि शायद वो वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, 370 हटने के बाद किस तरह का माहौल है, लेकिन राहुल गांधी ने इसको एक चैलेंज की तरह लिया और तमाम चैलेंजेस को पार करके वहां पर लोगों से मुलाकात की उन्होंने। और भारत जोड़ो यात्रा में तो आपको पता है कि कोई भी आके राहुल गांधी से मिल लेता था, और भारत जोड़ो यात्रा अभी तक बरकरार है। राहुल गांधी जब कश्मीर में थे तो इसी तरीके से उन्होंने जो रेस्टोरेंट में लोग थे उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनसे उन्होंने बात की, और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। कुछ लोग रो पड़े राहुल गांधी को देखकर और कहा कि आप जो ये सेल्फलेस काम कर रहे हैं इसको आप जारी रखिए। तो ये राहुल गांधी ने अपनी एक इमेज बनाई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी को इसका फायदा होने जा रहा है? क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में जान भरने का काम राहुल गांधी करेंगे? क्या बदलती हुई राहुल गांधी की इमेज और मजबूत होती राहुल गांधी की इमेज कांग्रेस को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में उसकी वापसी कराने में क्या कामयाब हो पाएगी? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी कुछ कमाल कर पाएंगे? ये वो सवाल हैं जो खड़े हुए हैं राहुल गांधी के इस दौरे से, क्योंकि राहुल गांधी ने कश्मीर में खुलूस की बात की, मोहब्बत की बात की, एकजुटता की बात की, कश्मीरियत की बात की, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने की वो है स्टेटहुड की। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आजाद भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी
पूर्ण राज्य को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया हो, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है और हमारा आपसे वादा है कि हम आपकी स्टेटहुड आपको वापस कराकर रहेंगे। ये ऐसे ही कोई बात नहीं है, बल्कि कश्मीरियों के लिए ये बेहद जज्बाती मुद्दा है। तो उन्होंने कश्मीरियों के दर्द को टटोला और कश्मीरियत की बात उन्होंने वहां पर की, मोहब्बत की बात की, स्टेटहुड की बात की और उनके दर्द को समझते हुए जिस तरह के अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया, जाहिर सी बात है वो उनके जख्म पर मरहम लगाने के लिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी काफी है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि कुछ हद तक उन्होंने कोशिश जरूर की है। आने वाले इलेक्शन में इसका क्या असर देखने के लिए मिलेगा, इसकी हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर मेहमानों को आप ले आइए। मेरे साथ आप देख सकते हैं जलील राठौर जी हैं, जो कि जाने माने पत्रकार हैं। कश्मीरी नहीं, देश की सियासत पे भी उनकी बारीकी से नजर रहती है। जलील साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं, जाने माने पत्रकार हैं, बेबाक राय के लिए अपने जाने जाते हैं। तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप उनको मेन स्ट्रीम और डिजिटल तमाम जगह पर आप उनको देखते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेम कुमार जी आपका कार्यक्रम में। शुरुआत जलील साहब मैं आपसे करूं, क्योंकि आप कश्मीर से आते हैं और वहां की सियासत और उन तमाम चीजों को आप बहुत बारीकी से समझते और जानते हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का ये दौरा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं? जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने कही हैं, खासतौर पर स्टेटहुड को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी सियासत को लेकर जो बातें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने की हैं, क्या आपको लग रहा है वो कश्मीरियों के दिलों तक पहुंचेंगी और उसका असर होगा? भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का अब यहाँ पर आना और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस भी हो जाना। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो वक्त चुना कांग्रेस ने कश्मीर और जम्मू का दौरा करने का, ये बहुत क्रूशल वक्त है और इन द लॉन्ग रन इट विल प्रूव टू बी पिवटल इन फ्रेमिंग द फ्यूचर कोर्स। तो इस वक्त जो राहुल गांधी गए हैं, इससे पहले भी उन्होंने जो यात्रा की थी, उस वक्त भी उन्हें काफी उधर पजीराई मिली थी। बहुत अच्छे से वेलकम किया था लोगों ने। और आज उन्होंने दो चीजें बहुत ही अहम की हैं। एक वो जो उन्होंने कश्मीर यानी जम्मू और कश्मीर के बारे में वो बयान दिया जिसका कि सबको इंतजार था। वो ये कि एक तो स्टेटहुड की वापसी। उन्होंने प्रिसाइजली कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में कई यूटीज को स्टेटहुड दिया गया, जबकि जम्मू कश्मीर वाहिद और पहली ऐसी रियासत है जिसका दर्जा घटाकर यूटी से स्टेट से यूटी बना दिया गया। और उनको ये भी मालूम है कि इसकी वजह से लोगों में कितना दर्द है। तो उन्होंने वही रग छू ली जिसको जो पिंच हो रही है कश्मीरियों की। तो उन्होंने बोला कि ये मसला हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मसला है कि जब तक कश्मीरियों के जो दुख है या जो जिसकी वजह से वो दुखी हैं और एक दर्द महसूस कर रहे हैं, उसकी दवा ना हो, यानी कि कश्मीर का स्टेटहुड वापस ना मिले। तो इस तरह उन्होंने एक कनेक्ट कायम किया है, जो कि शायद मैं सीधी तरीके से बात करूंगा कि कांग्रेस के टाइम में जब अफजल गुरु को फांसी दी गई, तो उसमें उस वक्त की कांग्रेस सरकार का वो बहुत रोल था। जल्दबाजी में वो फैसला लिया गया था और शायद इलेक्शंस को मद्देनजर रख के वो लिया गया था। उसके बाद कांग्रेस के बारे में भी जो परसेप्शन था वो बिगड़ गया था। लेकिन राहुल गांधी ने शुरू से ही जो उनकी पॉलिसीज रही, जो उनकी बातें रही और जो हमदर्दाना रवैया रहा जम्मू कश्मीर के अवाम के तई, उसकी बहुत यहाँ पे कदर की जा रही है और यही वजह है कि उनको काफी पजीराई मिली। और दूसरी बात जो उन्होंने की, वो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बारे में की। शायद आपने उसको मेंशन नहीं किया। उन्होंने दो जरूरी बातों के मुतालिक बात की। एक तो उन्होंने स्टेटहुड के बारे में बात की, जो बहुत कश्मीरी के लोगों के दिल के करीब का मसला है, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से यहाँ की हालत बहुत खराब है। और मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो शायद लिस्ट में टॉप कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट का, जहां तक सवाल है। तो ये दोनों चीजें जो हैं, इनका जिक्र करके राहुल गांधी ने लोगों को इस तरह का इशारा दिया
कि हम आपकी दर्द और आपकी प्रॉब्लम से वाकिफ हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एक राहुल गांधी के एक वो, आई थिंक इट इज इन हिज नेचर कि वो लोगों में रहना पसंद करते हैं। अभी भी जब लास्ट मेरे को इंफॉर्मेशन मिली, वो एक लोकल होटल रेडिसन में लोगों से मिल रहे थे और बहुत बड़ी तादाद में लोग उनको मिलने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस की जो इस वक्त की स्ट्रेटजी है, इलेक्शन के पहले फेज की अनाउंसमेंट भी हुई है, तो उन्होंने राइट टाइम पे सही काम किया है। जम्मू कश्मीर को पहला स्टेट चुनने के लिए, जहां भी स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, जहां 2 स्टेट्स में हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को अपने पहले दौरे को चुन के उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, जिसके दूररस नताइज साबित हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी और सवालों के साथ। प्रेम कुमार जी, सवाल मेरा ये, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी विदेश में हैं, एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें जाना चाहिए, एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जिस तरह से एनआरआई से मिलकर एनआरआई के बीच में जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, लग रहा है कि अब हिंदुस्तान में उनके वो स्टेक होल्डर्स नहीं रह गए हैं, इसीलिए विदेश में जाकर वाहवाही लूटकर वहां पर तालियां बजवा रहे हैं, क्योंकि अब तालियां बजाने वालों की तादाद हिंदुस्तान में उनके लिए बहुत कम हो गई है। दूसरी तरफ राहुल गांधी कश्मीर में जाकर कश्मीरियों का दर्द बांटते हैं, उनके दर्द में साथी बनते हैं, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर स्टेटहुड से लेकर तमाम तरह के वादे करते हैं, उनसे बातें करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका अलायंस भी हो जाता है। और सवाल फिर इस दौरान ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर किस मुंह से कश्मीर में वोट मांगने जाएगी। जम्मू में तो चलिए मान लेते हैं कि फिर भी वहां पर आबादी दूसरी है, हो सकता है वहां पर उनके कुछ नेता भी हैं, कुछ चेहरे भी हैं, लेकिन कश्मीर में नहीं है। और कश्मीर में वो किस मुंह से वोट मांगेंगे? क्या ये कहेंगे कि हमने 370 हटा दिया, देखिए हमने बारे न्यारे कर दिए, आपकी तस्वीर और तकदीर बदल दी, आप एक स्टेट थे हमने यूनियन टेरिटरी बना दी, हमने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बौछार कर दी, हमने आतंकवादी घटनाएं कम कर दी, हमने जब नोटबंदी की थी तो आतंकवाद जो है पूरी तरीके से उसकी कमर हमने तोड़ दी थी, पत्थरबाज पूरी तरीके से हमने खत्म कर दिए थे। ये तमाम बातें तो वो कह नहीं पाएंगे, पत्थरबाजी के अलावा ये तमाम बातें तो वो कह नहीं पाएंगे। तो सवाल ये कि ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण और बीजेपी को आप कहाँ खड़ा देखते हैं? जी शुक्रिया। देखिए, बीजेपी तो अपने हिसाब से बातें करेगी ही, कहेगी ही, और बीजेपी ने पहले भी कहा था और अब भी उसका यही होगा कि आज राहुल गांधी फ्रीली घूम पा रहे हैं तो इसलिए घूम पा रहे हैं कि हमने 370 हटा दिया, पत्थर का युग चला गया, इस तरह से उस बात को वो नरेट करेगी। पर मूल बात जो है ये है कि जम्मू कश्मीर में आज सबसे पॉपुलर अगर कोई है तो राहुल गांधी है। आमतौर पर जम्मू कश्मीर में लीडर्स हावी हुआ करते थे, लेकिन आज लोकल लीडर्स के भी कंपैरिजन में अगर हम देखें तो चाहे जम्मू में, कश्मीर में, पूरे इलाके में अगर एक नेता का नाम आप लेंगे तो राहुल गांधी से ज्यादा पॉपुलर और कोई नहीं है। और कांग्रेस के भी ख्याल से देखें तो इस बार कांग्रेस जम्मू में भी अच्छा प्रदर्शन करने को बैठी है और कश्मीर में भी। और इसके अलावा इन्होंने जो आज घोषणा की है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने ये कहा है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, यानी एक तरह से इंडिया गठबंधन को वो जम्मू कश्मीर के स्तर पर भी आजमाना चाहती है। और जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के साथ, तो चुनाव के समय में इन तस्वीरों का मतलब होता है। अब बस औपचारिक ऐलान बाकी है कि कौन किन सीटों पर लड़ेगा, लेकिन ये मिलकर लड़ेंगे, ये ऑलमोस्ट तय है इन तस्वीरों के आने के बाद। तो अब जो बात आप कह रही हैं कि बीजेपी क्या बोलकर वोट मांगेगी, तो बीजेपी में सिवाय इसके कि हमने 370 हटा दिया और 370 हटा दिया, ये जम्मू कश्मीर से बाहर तो पॉपुलर नारा है बीजेपी के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिया वो नारा नहीं है, बल्कि सवाल है। और स्टेटहुड खत्म करना एक बहुत बड़ी बात है। चुनाव सुप्रीम कोर्ट के दबाव में हो रहे हैं, उसके निर्देश पर हो रहे हैं, लेकिन स्टेटहुड देने का जो वादा था वो अधूरा रहा।
तो क्यों रहा, इसका जवाब देना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी, आप ये समझिए कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन आज गुलाम नबी आजाद के साथ कोई रह नहीं गए, वो अकेले रह गए। वो भी चाहते हैं कि किसी तरीके से हमको कोई एकोमोडेट कर ले, वो हालात बन गए। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का जो राहुल गांधी का जो लीडरशिप है, उनका जो वॉइस है, उस पर लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, कांग्रेस के भीतर भी। और चूंकि राहुल गांधी पहले भी जम्मू कश्मीर में गए और जिस तरीके से उन्होंने उस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, अपने आप को खड़ा किया, पूरी पार्टी को खड़ा किया, बल्कि इंडिया गठबंधन को खड़ा किया, जिस बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से सिर्फ छीना है, उसको दिया कुछ नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता के मन में एक अपने आप एंटी बीजेपी पिलर के तौर पर राहुल गांधी के लिए एक सहानुभूति बन जाती है और बन गई है। तो ये इस हिसाब से कांग्रेस के लिए एक रिवाइवल का बहुत बड़ा समय है। हालांकि कांग्रेस कोई चूंकि कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए गठबंधन की बात कर रही है, लेकिन अगर अकेले भी कांग्रेस चुनाव में लड़ने को जाती तो शायद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जरूर सामने आती। लेकिन कांग्रेस इस बार कोई मौका नहीं देना चाहती बीजेपी को कि हमारे कारण कुछ ऐसा हो जाए कि बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाए। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, तो उस बात के लिए लोकल लोग आज पीडीपी को माफ करने को तैयार नहीं है। आज पीडीपी की राजनीतिक साख जो गिरी हुई है कश्मीर में खास तौर से, वो अपने इलाके जैसे इलाके में भी आज उनकी वो पड़ी रही जब कभी तूती बोला करती थी। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बीजेपी को सत्ता में लाने वाली और वो पीडीपी को उस रूप में देखा जाता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस बहुत विश्वसनीय अलायंस के तौर पर साबित होगा। और एक पार्टी के तौर पर चूंकि बीजेपी विश्वसनीय नहीं है, जम्मू में जो कुछ प्रदर्शन कर ले तो वहां पर कांग्रेस भी बहुत मजबूती के साथ मौजूद है। झूठ का सवाल बड़ा सवाल रहेगा जो कांग्रेस लेकर के सामने आएगी, और जम्मू के लोगों के दिलों में भी अपने स्टेटहुड जाने का जो दर्द है वो है। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस के पास पूरा अवसर है कि इस चुनाव में वो दमदार वापसी करे, सत्ता में वापसी करे। जी बिल्कुल। और सवाल आपसे ये मेरा जलील साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने के बाद जब से 370 हटा है, तब से बाद हम ये देखें कि ये पहला विधानसभा चुनाव है। 10 साल से कश्मीर के लोग इसका इंतजार कर रहे थे। पहला सवाल मेरा आपसे ये कि क्या इन तारीखों का ऐलान होने के बाद और अब विधानसभा चुनाव होंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि आप सितंबर के महीने तक आप चुनाव करा लिए तो चुनाव होने ही थे। सवाल मेरा ये आपसे कि क्या अब लोगों में जम्मू कश्मीर के, खासतौर पे कश्मीर के एक्साइटमेंट है इसको लेकर, और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने के बाद जिसमें सीपीआई भी फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो भी इस अलायंस का हिस्सा होगी, तो किस किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो बनते हुए आप देख रहे हैं कश्मीर में? क्या आपको लग रहा है ये अलायंस जो है वो काफी मजबूत अलायंस बनेगा और यही बेहतरीन ऑप्शन है? क्या आप कोई ये आगे आने वाले वक्त में ऐसी कोई आप उम्मीद देखते हैं कि पीडीपी भी साथ में आ सकती है, या इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन में अगर नेशनल लेवल पे हम देखें तो पीडीपी थी, लेकिन अब असेंबली के इलेक्शन है। क्या आपको लग रहा है कि जो लोगों की नाराजगी अभी भी महबूबा मुफ्ती पीडीपी को लेकर है, क्योंकि बीजेपी के साथ गई थी, उनको एक अपॉर्चुनिस्ट कहा जाता है, खास तौर पे ये भी कहा जाता है कि उन्होंने धोखा दिया, तो क्या इस नाराजगी को देखते हुए उनको शामिल नहीं किया जाएगा? देखिए, ये जो सवाल किया आपने, इसके कई पहलू हैं। हमें इसके लिए डेप्थ में जाना पड़ेगा कि महबूबा मुफ्ती, मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद का जब अलायंस हुआ था बीजेपी के साथ, तो आपको ये याद होगा कि वो भी कांग्रेस की पैदावार थे। तो उनका जो पॉलिटिकल स्टैचर था वो काफी बड़ा था। ये बात सबको शायद, आई थिंक everybody may be accepting this, that his stature was quite big
एज ए मेन स्ट्रीम इंडियन पॉलिटिशियन। तो उनका उस वक्त जो इरादा था वो ये था कि बीजेपी के साथ जाके वो बहुत कुछ कर पाएंगे कश्मीर के लिए, कश्मीर के इंटरेस्ट के लिए। लेकिन बेसिकली बात ये थी कि जो बीजेपी का एजेंडा था वो ऑलवेज उस तरह का था जिसका नतीजा हम आजकल देख रहे हैं। तो उस वक्त बीजेपी के पास भी कोई चारा नहीं था कि वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ ना जाएं। तो उनकी डेथ के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था और महबूबा ने काफी अरसे तक ये कोशिश की थी कि कोई ऐसी सूरत निकल आए जिससे मुफ्ती सईद का जो एक मोटिव था बीजेपी के साथ जाने का वो अचीव हो जाए। लेकिन उसमें एक चीज ये हो गया कि शायद हम जिसको अभी इस वक्त ऑपरेशन लोटस बोलते हैं वही हुआ और कई लोग पीडीपी से छूटकर आने लगे। तो इस वजह से महबूबा मुफ्ती बहुत मजबूर हो गई और मजबूरी की हालत में उसने बीजेपी के साथ कोलिशन एक्सेप्ट किया। आपको याद होगा कि उन्होंने ये डिसीजन लेने के लिए कई महीने लगाए, बाद में उनके लिए एक मजबूरी बन गई। तो मजबूरी के तहत उनने जो कोलिशन किया बीजेपी के साथ और फिर उसके बाद क्या हुआ वो रेस्ट इज हिस्ट्री। तो अल्टीमेटली जो करना था बीजेपी को उन्होंने अल्टीमेटली किया। वो अब दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर महबूबा मुफ्ती ने जो गलती किया, गलत स्टेप उठाया, उसका लोग बड़ा उससे बहुत दुखी हैं लोग और शायद उसी वजह से महबूबा मुफ्ती का जो एक्सेप्टेंस की रेट थी वो घट गई है। उसके बाद अपना कार्डर मजबूत है, जो कमिटेड है उसके साथ, लेकिन वो इतने हद तक नहीं है कि वो इलेक्शन में जीतने का मतलब कोई ऐसी इशारा दे सकें। तो इस वक्त कांग्रेस के लिए भी और एनसी के लिए भी यही गठजोड़ ठीक है। अलायंस के लिए जो एनसी और कांग्रेस का गठजोड़ हुआ है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। और खड़गे साहब ने ये जो कहा कि हमने सर्वे कराया 45 सीटें कांग्रेस को आएंगी, तो अब मेरे ख्याल से आई डोंट एग्री विद दैट। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टी, नोबडी कैन डिनाई दैट। देयर कार्डर्स हैव बीन इंटैक्ट। उन लोगों ने काफी कुर्बानियां दी। अगर आप देखेंगे, अगर आप मिलिटेंसी की हिस्ट्री लेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज द biggest party which suffered the biggest loss as far as life and property is concerned. लेकिन उनके कार्डर बराबर उमर अब्दुल्ला अगर हार जाए, उमर अब्दुल्ला लोकसभा चुनाव हार जाए, फिर भी आपको लगता है? उमर अब्दुल्ला इज नॉट द पार्टी, एनसी इज द पार्टी। उमर अब्दुल्ला के साथ क्या हुआ वो शायद पिछली बार जब हम बात कर रहे थे मैंने आपको बताया कि लोगों का गुस्सा था कि एक इंडिपेंडेंट एमएलए जो बार बार लड़ता था एज एन असेंबली मेंबर कश्मीर के कॉजेज के लिए, उसको 5 साल के लिए बंद रखा गया। 5 साल से ज्यादा अरसे से वो बंद है, जबकि सारे लोग 6 महीने 7 महीने के बाद छूट गए। तो एक सिंपैथी फैक्टर था उनके साथ और शायद उमर अब्दुल्ला का ये फैसला भी गलत था कि वहां से वो लड़े। हो सकता अगर वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी को चुन लेते तो वहां से वो जीत जाते। बट एनीवे ही हैज बीन वेरी ऑनेस्ट इन एक्सेप्टिंग हिज डिफीट। डिफीट एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है जी। तो बड़ी आजिज़ी और डाउन टू अर्थनेस के साथ उन्होंने वो डिफीट एक्सेप्ट कर ली। तो अब जहां तक अलायंस की बात करते हैं तो अलायंस में यह है कि दोनों पार्टीज को एक दूसरे से के साथ मिलने का फायदा है। कुछ ऐसे बेल्ट हैं खासकर जम्मू रीजन में जहां कांग्रेस बहुत ताकत में है और बहुत अच्छी पोजीशन है उसकी, और कश्मीर डिवीजन में जैसा कि आपने देखा दोनों सीटें उन्होंने ले ली पार्लियामेंट की एनसी ने। तो both parties are very strong and there are very bright possibilities that they will strike the goal. तो शायद मेरे ख्याल से ये जो ऑप्शन आया है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आया है और उसके रिजल्ट भी जो होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। और जहां तक महबूबा की बात है, मैं नहीं सोचता कि अभी कोई ऐसी पोजीशन आए जहां वो इस कश्ती में सवार हो जाए कि पार्टियों के अपने अपने मसले हैं जो आपने एक और जलील साहब, एक और जो लोगों को शायद यहाँ पर बैठे लगता है कि शायद जम्मू एक तरफा है और डिलिमिटेशन के बाद वहां सीटें बढ़ा दी गई और उसके बाद उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है और इसीलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट है। क्या ऐसा ही माना जाए कि पूरे जम्मू में एक तरफा है मामला, या आपको लगता है कि इनको पॉकेट्स में देखना चाहिए? कुछ जगह बीजेपी मजबूत है तो कुछ जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मजबूत है, या इस तरह से इसको देखा जाना चाहिए?
बात बिल्कुल यही है जो आप कह रही हैं। और बीजेपी ने भी अपनी कार्रवाइयां शुरू की हैं इलेक्शन के हवाले से, वो भी सरगर्म हो गए हैं। और उन्होंने जो फैसला लिया ना, वो उन्होंने ये फैसला लिया है कि कश्मीर के हवाले से उन्होंने राम माधव को असाइन किया कि कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, जो पहले ही कश्मीर में रह चुके हैं। और जहां तक हमारे साबिका गवर्नर की बात है, तो उन्होंने उन पर जो एस्पर्शन कास्ट किए हैं या इल्जाम जो लगाए हैं, उसके बाद भी राम माधव को कांग्रेस ने, बीजेपी ने चुना कि वो इलेक्शन को देख ले। और इनके साथ जो हैं जी किशन रेड्डी हैं। तो इसलिए ये बात साफ हो जाती है कि बीजेपी भी घबराई हुई है। तो उनको ऐसे कार्डर वहां पे लाने पड़े, इंडक्ट करने पड़े इलेक्शन के लिए, जिन पर पहले ही शक की सुई या इल्जामात लग चुके हैं। तो वो सिर्फ इसलिए कि राम माधव बहुत कश्मीर से एक्वेंटेड है, काफी अरसे तक वो कश्मीर अफेयर्स को देख रहे थे, और उनका चुनना इस असाइनमेंट के लिए ये बात साफ जाहिर करता है कि बीजेपी भी कंफर्टेबल नहीं है वहां पे। जम्मू में कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां बीजेपी पावर में, ताकत में है, और कांग्रेस भी कई जगहों पे ताकत में है। और ये बहुत दिलचस्प सिचुएशन है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू को भी बहुत गिला है, खासकर स्टेटहुड का। खासकर जो डोमिसाइल की बात हुई, डोमिसाइल में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुए वो जम्मू के लोग हुए। तो बाहर के लोग वहां रह रहे थे, कश्मीर में तो बहुत कम लोग हैं जो कश्मीर के डोमिसाइल बन सकते हैं। इस हवाले से कश्मीर एक सेफ जोन की तरह है, ऑलमोस्ट सेफ जोन। जितना भी ब्रेंट इसका है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 है, वो जम्मू को ही सहना पड़ रहा है। और उस हवाले से जम्मू के लोगों में काफी रिजेंटमेंट है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे बात करें लोगों के साथ, तो वो दिल खोल के बात कर लेंगे कि वो कितने दुखी हैं। इलेक्शन की जब बात आती है तो ये सारी चीजों को हमको नजर में रख के ही कुछ राय कायम करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और ये महत्वपूर्ण बातें हैं, और ये तमाम चीज़ों को ये देखना चाहिए कि सिर्फ कश्मीर तक ही लिमिटेड नहीं, बल्कि जम्मू के लोगों ने भी वो सब सहा है, और उनका भी यूनियन टेरिटरी बन जाना और उनसे स्टेटहुड छीनना, ये उनके लिए भी बहुत बड़ा मसला है। और चीज़ें इसीलिए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पर बदली हुई हैं। प्रेम कुमार जी, जिस मुद्दे को लेकर देश भर में वोट मांगा, उसके बिना पर कश्मीर में तो दाल नहीं गलने वाली है। और अगर ये मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में भी हाथ से चला जाता है, 10 साल के बाद वहां पर हाथ में कभी था नहीं, लेकिन उनको उम्मीद थी हमेशा से, जनसंघ का ये ख्वाब भी रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी उम्मीद बहुत लग रही है फिलहाल, जिस तरह के वहां हालात हैं, जिस तरह का सेंटिमेंट है, तो आपको नहीं लगता कि पूरे पूरे देश में इसका असर होने जा रहा है? क्योंकि कश्मीर सिर्फ एक राज्य या यूनियन टेरिटरी तक सीमित नहीं है, इसके मायने देश और दुनिया के लिए भी हैं। जम्मू कश्मीर पर निगाहें सिर्फ देश की नहीं बल्कि दुनिया की भी हैं। देखिए, मेरा मानना है कि बुशरा जी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी चुनाव में जाएगी ऐसा वो मानकर चल रही है, और इसी वजह से वहां गवर्नर जो पावर को बढ़ाया गया बीते दिनों, और उसको दिल्ली जैसा बना देने की जो कोशिश उनकी है कि जीत भी जाएंगे ओपोजिशन तो क्या होगा, कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि सत्ता तो हम ही प्रकारांतर से चलाएंगे। तो इस व्यवस्था के तहत उन्होंने एक तरह से ये मान लिया। अब जो वो मणिपुर में नहीं गए इलेक्शन लड़ने, कश्मीर में नहीं गए इलेक्शन लड़ने, मान जानते थे हमारी ये, क्योंकि उनको मणिपुर या कश्मीर जैसे इशू से देश के बाकी हिस्सों में वोट बटोरना है, तो वहां उनका फोकस होता है। ये जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव भी वो अपने फर्जी नैरेटिव पर लड़ेंगे, लेकिन अंदर से उनको पता है कि जम्मू में भी उनको एक तरफा कोई समर्थन नहीं मिलने जा रहा है। वहां के लोगों में जो रिसेंटमेंट है और कांग्रेस पार्टी के प्रति जो लगाव दिख रहा है, उसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा मिल रहा है, और गठबंधन में लड़ेंगे तो उनके अलायंस को फायदा मिलेगा। तो सत्ता में तो ये लोग आएंगे, ये पहले चुनाव से पहले ही लग रहा है। तो इसका अभी जो आपने बात कही कि इसका देश में क्या असर पड़ेगा, हाँ, वो देश में असर
पड़ेगा, क्योंकि केवल जम्मू कश्मीर का ही इलेक्शन नहीं है, हरियाणा का भी इलेक्शन बीजेपी जीतने नहीं जा रही है। तो ये दो इलेक्शंस जब आप हारेंगे तब फिर झारखंड सामने आएगा और वो दोनों भी चुनौतीपूर्ण है। तो बीजेपी के लिए हर स्टेट में अगर हार के बाद हार हो जाएगी तो एक कमजोर सरकार जिसके अंदर से अब वॉइस उठने लगे, चाहे उत्तर प्रदेश में उठता है, चाहे नितिन गडकरी उठाते हैं, और भी बहुत तरह के वॉइसेस उठ रहे हैं, बहुत सारे रोल बैक्स करने पड़ रहे हैं अपने डिसीजंस को, और लगातार उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, 3 सरकार ने रोल बैक किए हैं। तो अब सरकार उस स्थिति में आ जा रही है कि आप कुछ पारित कर ही नहीं सकते, आप जो कुछ करना चाहते कर ही नहीं सकते, आप केवल यूसीसी का डंका पीटते रहेंगे, आप सीए एनआरसी का हल्ला मचाते रहेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं सकेंगे, क्योंकि आप स्टेट इलेक्शन लगातार हारेंगे। तो राज्यसभा में भी पोजीशन जो अभी इस मैक्सिमम पोजीशन में अभी दिख रही है, वो अब सीधे कमी की ओर जाएगी राज्यसभा में आने वाले समय में, अब जब कभी भी चुनाव होंगे। तो आप बीजेपी की स्थिति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित कराने के हिसाब से किसी विधेयक को नहीं रही। तो इस वजह से ये सरकार फ्रस्ट्रेशन में चलेगी, अपनी कार्यकर्ताओं की इच्छा को पूरा नहीं कर सकेगी। और उस हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है, और यहाँ से हारने से दुनिया भर में भी मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो डिविजिव पॉलिटिक्स करती रही है, उस डिविजिव पॉलिटिक्स को अब हर स्टेट से नकारा जाने लगा है, ये मैसेज मिलेगा। और जम्मू कश्मीर से अब एक तरह से आफ्टर इलेक्शन शुरुआत होगी। जी जी, प्रेम कुमार जी, आप देख रहे होंगे क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं, खासतौर पर एक्स पर अगर हम देखें तो जो भक्तों की एक मंडली बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, आप उसको बीजेपी आईटी सेल बोल रहे हैं या फिर उनके पेड ट्रोलर्स बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं, कुछ भी आप उनको कह सकते हैं, वो भी आपने देखे होंगे कि जिस तरह से एक के बाद एक बीजेपी यू टर्न ले रही है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये तो यू टर्न वाली सरकार बन चुकी है, ये तो बीजेपी नहीं अब कांग्रेस हो गई है। यानी कि उनका ये मतलब है कि वो कमजोर कहने का उनका मतलब है कि कमजोर जिस तरह से कांग्रेस हुआ करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसी तरह से बन गई है। तो आपको नहीं लग रहा कि एक तरह का ना सिर्फ राज्यों में जिस तरह के नतीजे आएंगे उसके बाद तो हालात बिल्कुल नेशनल लेवल पर बदलने ही जा रहे हैं, क्योंकि ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर में क्या हालत है भारतीय जनता पार्टी की, और झारखंड और महाराष्ट्र में भी क्या हालत है ये भी पता है, और इसीलिए तमाम जगहों पर एक साथ चुनाव भी नहीं करा पा रहे हैं। ऑपरेशन लोटस भी उनके नाकामयाब हो रहे हैं, जो अभी हमने देखा झारखंड में क्या कुछ हुआ, चंपई सोरेन के साथ क्या कुछ हुआ वो भी हमने देख लिया। तो आखिर नरेंद्र मोदी इस सब के साथ कितने दिन तक पार कर पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो लोगों की जहन में आ रहा है। क्या आपको लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव जो अब एक अनरेस्ट पैदा हो रहा है, जो उनके सो कॉल्ड भक्त भी हैं, वो भी अब बहुत ज्यादा उनके पास कुछ है नहीं मोदी जी के बचाव में? जी बुशरा जी, देखिए मुद्दों पर रिएक्ट करना सरकार छोड़ रही है। आप देखिए देश में रेप को लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, और इतनी बड़ी घटना कि कोई प्रदेश बाकी नहीं है जहां प्रदर्शन नहीं हो रहे हो, कि घटनाएं लगातार उजागर भी हो रही हैं। घटनाएं तो पहले से भी होती रही हैं, सजा के मामले साल भर में लगभग हैं 2022 के आंकड़े, तो वो आंकड़े अब भी हैं, लेकिन ये मुद्दा अब सबके सामने है, पर बीजेपी इस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। रिस्पॉन्ड सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, हड़ताल नहीं करना चाहिए, काम पर वापस आ जाइए, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जबकि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। सेंट्रल स्ट्राइक है, डॉक्टर पूरे देश में हड़ताल कर रहे हैं, तो गृह मंत्रालय सोया रहेगा, लेकिन सोया हुआ है। इसी तरीके से बाकी जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को एड्रेस करने की और रिड्रेसल की क्षमता जो है इस सरकार की खत्म हो गई। ये सबसे बड़ी गिरावट है। और ये जैसे अभी आपको कल भारत बंद था, तो भारत बंद जिस पर था उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य भी दिया था, इसके बावजूद भारत बंद का आयोजन हुआ। मंत्री जी के वक्तव्य का कोई वैल्यू नहीं रह गया।
उन्होंने कहा था कि संविधान के हिसाब से आरक्षण होगा और हम ये हमारी कैबिनेट में बैठक में हम ये आश्वस्त करते हैं देश को, अपनी कैबिनेट बैठक में कहा, उस बात को प्रेस में बताया। लेकिन इसके बावजूद भारत बंद हुआ और काफी हद तक सफल बंद था, चूंकि इस तरह का भारत बंद करने की क्षमता तो किसी राजनीतिक दल में नहीं, बिना राजनीतिक दल के लोग सड़क पर आए और भारत बंद करा। तो ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उनका जो एक मुख्तारी बोलते हैं उसको चुनौती है और ये दी जा रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोग सड़क, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया 69,000 भर्ती में रिजर्वेशन क्यों नहीं, फिर से मेरिट लिस्ट तैयार कीजिए, और उसके बाद शिक्षा मित्र और दूसरे तमाम जो छात्र या परीक्षार्थी सड़क पर थे अपने अपने मुद्दों को लेकर के आ गए हैं मैदान। तो इसका भी उपाय देने की क्षमता न योगी सरकार में दिख रही है, न सेंट्रल गवर्नमेंट में दिख रही है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है इन कारणों से। तो जो मुद्दा राहुल गांधी लेकर के बनाने की कोशिश कर रहे थे, सम बचाने का मुद्दा, आरक्षण बचाने का मुद्दा, जातीय जनगणना का मुद्दा, बेरोजगारी का, अग्निवीर का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा, ये इन मुद्दों पर सरकार आज भी देने की स्थिति में नहीं रह गई है। तो इन कारणों से अगर ऐसे में चुनावी हार का सिलसिला उन पर चस्पा होने लगता है तो इसका मतलब है वो जनता के द्वारा रिजेक्शन का दौर माना जाएगा और इनके हाथ से सत्ता निकलती चली जाएगी। तो जाहिर बात है कि बैसाखियों पर खड़ी सरकार, जो बैसाखी है उनके बीच भी अनुरोध होगा और इस बार देखने को भी मिला। जीतन राम मांझी की वॉइस अलग थी, चिराग पासवान की वॉइस अलग थी। ये अलग अलग वॉइस के बावजूद आज बने हुए हैं, चूंकि इनके पास चारा नहीं है, वो एनडीए में बने हुए हैं। लेकिन जैसे सरकार कमजोर होने लगेगी, जनता एनडीए छोड़ने के लिए, नीतीश कुमार को बाध्य करेगी एनडीए छोड़ने के लिए, और नीतीश कुमार के लिए तो विधानसभा चुनाव आगे लक्ष्य है, तो अपना राजनीतिक नफा नुकसान देख करके कुछ तय करेंगे। तो इन सबके लिए परिस्थिति बनती जा रही है और अब तो कहने में कोई संकोच ही नहीं है। इस सरकार के 5 साल पूरा करने के का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये सरकार गिरेगी और कितनी जल्दी गिरेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, मैंने तो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव एक डेडलाइन समझ के रखा हुआ है, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होते होते ये सरकार गिरने की स्थिति आ जाएगी, ऐसा हमें लगता है। और शुरुआत तो जम्मू कश्मीर से हो रहा है। जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है, बड़ी बात बल्कि कही है कि 5 साल तो आप छोड़ दीजिए, बल्कि आने वाले विधानसभा के बाद ही ये तय हो जाएगा कि ये सरकार आगे चलने वाली है नहीं, या फिर आप तो सीधा कह रहे हैं कि ये सरकार गिर जाएगी, ये चलने वाली सरकार है ही नहीं है। अखिलेश यादव ने भी कहा है, कांग्रेस के बड़े नेता भी ये कह चुके हैं, मिड टर्म पोल्स के लिए कार्यकर्ता तैयार रहे। लगातार ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन क्या वाकई में इसमें हकीकत है? ये साफ तौर पर अभी ये लफाजी नहीं बल्कि सीधे तौर पर अगर हम चीजें देखें, परिस्थितियां देखें, तो उससे ये साफ हो जाता है। और ये भी साफ हो जाता है कि हालांकि नरेंद्र मोदी को सत्ता के अलावा कुछ और आता नहीं है, वो सत्ता पर बने रहना चाहते हैं, चाहे उनके लिए किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज करने हों, लेकिन उनके साथ की जो बैसाखियां हैं, क्या वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जम्मू कश्मीर में फिलहाल राहुल गांधी है, इस वक्त वो जम्मू में है और कश्मीर में जो उन्होंने तमाम बातें कही हैं उसका असर देर तक होने वाला है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कर नेताओं ने वहां पर की हैं, खासतौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, लेकिन उनके जख्मों पर एक तरह का मरहम लगाने का, उनके दर्द को कम करने का, उनके दर्द को समझने का अगर किसी ने काम किया है तो वो राहुल गांधी है। इसीलिए राहुल गांधी वहां पर खासे पॉपुलर है, या मैं कहूँ सबसे पॉपुलर नेताओं में शुमार हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, अपना समय देने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। शाम को 7 बजे आप रोज की तरह जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।